हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ईएसआईसी यूडीसी का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ, ईएसआईसी ने अपना वैकेंसी निकाला है यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस के लिए। उसके बिहाफ में मैं लेकर आया हूँ ईएसआईसी यूडीसी का पेपर। और ये एग्ज़ाम जो हुआ था इसका प्रीवियस वाला, वो ऑनलाइन हुआ था। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था कब? 18/3/2016 को। और इसका पेपर है, इसमें कुल मिला के आपके 120 मिनट के क्वेश्चन मतलब टाइम था, और इसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो हम लोग चलते हैं, आज जीएस वाले सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अभी डायरेक्ट जीएस वाले सेक्शन पे। बाकी मैथ और वगैरह जो है वो मैं अगले सेक्शन में करवाऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको जीएस सेक्शन पर लेके चलता हूँ। देखिए, जीएस सेक्शन में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन 50 क्वेश्चन को मैं हिंदी में कराने वाला हूँ। आपके सामने पीडीएफ में जो है उसमें इंग्लिश भी है, तो मैं आपको हिंदी में करवाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग इसमें इंग्लिश वाला देख सकते हैं पीडीएफ को पॉज करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये सबको पता है कि धारा 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब धारा 370 को हटा दिया गया, और 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो है ये एक यूटी बना दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी। और इसमें से एक और सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बना दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यह है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? देखिए, 44वां संशोधन जब हुआ था तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको हमारे संविधान से मतलब उसमें से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और इसको उठा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया। ठीक है, 300A में भी रख दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये एक्चुअली अपना लिया गया था तो 1949 में, लेकिन इसको लागू किया गया कब से? 26 जनवरी 1950 से। यानी कि भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के तैयार हो गया था, और इसको संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था? तो दोस्तों, ये पेश किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत शहरी क्षेत्रों में नगर नियम का जो अधिनियम था इसको पेश किया गया था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 73वां जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां नगर निगम से है। और पंचायती राज और नगर निगम जो है ये आपको मिल जाएंगे 11वीं और 12वीं अनुसूची में, तो इससे भी आप लोग 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? देखिए, प्रस्तावना जो है इसको प्रारूपित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को प्रारूपित किया था। बाकी देखिए, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी अलग था, झंडा समिति अलग था। तो आप लोग ये प्रस्तावना वाला जो पूछा है उसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। आप लोग गाना सुने होंगे हनी सिंह का, ग्रैमी ले आऊँगा, तो उससे आपको याद रह जाएगा ये कि ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? देखिए, उस समय गांधी शांति पुरस्कार जो था ये नेल्सन मंडेला को दिया गया था। अभी क्या है कि उस समय का ये करंट अफेयर था, तो अभी वाला आपसे पूछा जाए तो अभी आपको बताना होगा। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जो आपके बांग्लादेश के ये थे, राष्ट्रपति थे पहले। ठीक है, लेकिन अभी उसको और थोड़ा सा आगे वाला पूछा जा सकता है, तो आप लोग करंट अफेयर के सेक्शन में उसको याद करेंगे। निम्नलिखित में से किसे सबसे कम आयु में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे कम उम्र में यदि भारत रत्न किसी को दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर। इनका संबंध क्रिकेट से है, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनका जो पुस्तक है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, तो उनको दिया गया था सबसे कम उम्र में भारत रत्न। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था राजीव गांधी को। किसको दिया गया था? राजीव गांधी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? देखिए, क्रीड़ा और खेल से संबंधित नहीं है
तो संबंधित कौन कौन सा ये देख लेते हैं हम लोग। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है जो अपने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच होते हैं उनको। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये भी दिया जाता है हॉकी के प्लेयर्स को। तो अभी क्या है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम भी चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। लेकिन अशोक चक्र जो है ये दोस्तों क्रीडा और खेल से संबंधित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा अशोक चक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शरद चंद्र चटर्जी जो थे ये देवदास पुस्तक के लेखक थे। देवदास पुस्तक के लेखक कौन? शरद चंद्र चटर्जी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने। अब आप पूछेंगे अर्थशास्त्र तो वो दूसरा कोई लिखा था, लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है नीति से संबंधित है और ऑप्शन के अनुसार से आप कौटिल्य के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ को दोस्तों लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और इसी बुक से लिया गया था वंदे मातरम। तो ये आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। और जब हम लोग जन गण मन की बात करेंगे वो गीतांजलि से लिया गया। ठीक है, ये जो आनंद मठ से ये लिया गया था वंदे मातरम, इसको गाया कब गया? तो 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी समय गाया गया था। और जो जन गण मन है उसको गाया गया था 1911 में। ठीक है, दोनों अधिवेशन कोलकाता में ही हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्रफण नाम से अनुवाद किया था? पुस्तक का नाम क्या था? वेई पदगलु। इसको सहस्त्रफण के नाम से अनुवाद किया था। ये थे भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर को लिखा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने विंग्स ऑफ फायर नाम से किताब एक लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस राज्य में चांदनी पड़वा नाम का उत्सव मनाया जाता है? ये चांदनी पड़वा जो है दोस्तों ये गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस राज्य से सत्रिया नृत्य का उद्गम हुआ है? तो सत्रिया नृत्य आप सबने याद कर रखा होगा, ये असम का नृत्य है। काती बिहू, सत्रिया, ये सब कहाँ का नृत्य हैं? ये सब असम के नृत्य हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो पंजाब राज्य में जो फसल उत्सव होता है उसे लोहरी कहा जाता है। देखिए, अलग अलग राज्यों में फसल उत्सव अलग अलग समय में मनाए जाते हैं, सब कोई अपना अपना नाम रखता है। तो ये पंजाब में जो होता है इसको लोहरी कहते हैं। तमिलनाडु में हो तो उसको पोंगल कह लेते हैं। वहीं उड़ीसा में होता है तो उसको नुआखाई कहते हैं। सब कोई अपने अपने फसलों के हिसाब से अपना अपना फसल उत्सव मनाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजनीति में एमएलसी का अर्थ क्या होता है? एमएलसी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएलसी शब्द जो है उसका पूर्ण रूप होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जब हिंदी में देखेंगे तो उसका नाम होता है विधान परिषद सदस्य। विधान परिषद सदस्य। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आम चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो जब लोकसभा में किसी बिल पर बहस हो और उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों में बराबर वोट आ जाए तो उस समय जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो वोट देता है। और आम चुनाव में इसकी जब बात आती है तो उसमें क्या किया जाता है? देखिए, इन केस टाई बिटवीन टू कंटेस्टेंट्स इन जनरल इलेक्शन, तो उस समय सबसे बड़ा वोट किसका माना जाता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है, वो उस समय आके वोट करते हैं जब दोनों वोट बराबर हो जाते हैं तब। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की भूमिका निभाते हैं? तो जितने भी राज्य के मतलब राज्य अंतर्गत विश्वविद्यालय आते हैं उसके कुलपति जो होंगे वो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मतलब कुलपति माने जाते हैं। वो होते हैं कुलपति, जिसको हम लोग चांसलर बोल सकते हैं। और वाइस चांसलर हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होते हैं। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहा? तो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, ये मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक दिन तक कार्यरत रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं। बढ़ते हैं आगे। केरल राज्य का नृत्य है, तो ये कथकली जो है ये केरल राज्य का नृत्य है।
कथकली कहाँ का है? केरल का है। निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? ये सुचेता कृपलानी जो है ये यूपी की सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना मतलब कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर भी जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था इनके नाम पे दिया जाता है। हु इज़ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? तो सीके नायडू जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वप्रथम कप्तान थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य है? देखिए तेलंगाना जो है राज्य यदि बोले तो सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा? तेलंगाना। और यदि आपसे पूछ दे कि सबसे नवीनतम यूटी कौन है तो वो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिन बना है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि दमन एवं दीव और साथ साथ ये दादर और नगर हवेली इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो कुल मिलाकर 9 हो जाने चाहिए थे आपके यूटी, लेकिन अभी भी 8 है। अगला हमारे पास सामने क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हर एक राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इनके प्रसाद पर्यंत वो रहते हैं। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक आप उस राज्य में हैं और वहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति से आपका मनमुटाव हुआ उस दिन भी आपको हटा सकते हैं, या फिर जब मन करे आपको हटाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति ही हटाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है, सबको पता है। वाशिंगटन डीसी में जो देखिए जो पैसा वाला काम है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब कहाँ रहेगा? वाशिंगटन डीसी में रहेगा, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने पांडिचेरी, चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसमें हैदराबाद जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने आयात को कम करने के लिए किया गया? तो जो एग्जिम बैंक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक उसको कहते हैं, एग्जिम बैंक को, उसको स्थापित इसलिए किया गया था ताकि निर्यात को हम लोग बढ़ावा दे सके और आयात को कम कर सके। इससे हमारा जो ट्रेड डिफिसिट होता है वो कम हो और देश जो है नई ऊंचाइयों को छुए। इसी के लिए एग्जिम बैंक का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। भारत का सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत का सर्वप्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे। अभी किरण रिजिजू हैं रिसेंट में। ठीक है, ये करंट अफेयर आप याद रखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये नागालैंड जो है दोस्तों अपने देश में, वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। बाकी सारे राज्यों में अपनी अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? ये नागालैंड की है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में के वर्तमान फुटबॉल दल का कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री का इसमें नाम दिया हुआ है। अभी वर्तमान में कौन है ये आप करंट अफेयर से देख कर लेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार आपको रानीगंज में मिल जाएगा। कहाँ पे? रानीगंज में। और रानीगंज जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार जो है दोस्तों ये USA से लिया गया है। देखिए जो रानीगंज मैंने बताया वो एक्चुअली आपके ऑप्शन के हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, ऐसे कोयले का भंडार देखिएगा तो झरिया में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने रानीगंज को बताया, क्योंकि रानीगंज से सबसे पहले से कोयला वहीं से निकाला जा रहा है। भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? USA से। बाकी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से आपको संविधान संशोधन लिया गया था। ब्रिटेन से क्या लिया गया आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में से किसने 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये जो BHU है दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष का हो गया। इसका जब उद्घाटन समारोह हो रहा था, मतलब जिस दिन स्थापना हुई थी इसकी, उस दिन भाषण जो हो रहे थे उसमें महात्मा गांधी को भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1 साल हुए थे और यहाँ पे वो अटेंड करने आए थे। और उसके बाद 1917 में वो बिहार में चंपारण से अपना सत्याग्रह शुरू किए थे।
इन चीज़ों को आप याद रखेंगे रिलेट करके। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? गुप्त काल में दोस्तों आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत को जाना जाता था। किस भाषा को? संस्कृत को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालिक शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने कृषि मंत्रालय का सर्वप्रथम शुभारंभ किया था। मतलब इनके समय से ही कृषि मंत्रालय लगातार चलते आ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप लोग MBT के नाम से जानते हैं, पागल बादशाह के नाम से जानते हैं, रक्त पिपासु के नाम से जानते हैं, इनका बहुत सारा नाम था। इन्होंने अपने राज्यकाल में जितना काम किया सब गड़बड़ हो गया। मतलब इनकी एक भी नीति सही नहीं चलती थी। इनको पागल बादशाह इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी को 2-2 बार बदला, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली। इनको समझ नहीं आता था हम कर क्या रहे हैं, इसलिए इनको रक्त पिपासु, पागल बादशाह सब कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है ये जलाऊ लकड़ी। वन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको? जलाने के लिए लकड़ी मिलता है। और जलाने के लिए लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और उससे हमारी धरती जो है वो दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और समुद्रों का जो लेयर है वो लगातार उठते जा रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अधिकतम सदस्य कहाँ से जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। इसीलिए यदि देश में कहीं चुनाव है और उसका माहौल सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश में आपका राज्य का चुनाव हो जाए फिर तो सारी पार्टी और सारे उसके नेता और बाकी आपके सारे एग्ज़ाम्स को छोड़ के उस पर किसी को कोई ध्यान नहीं होता है कि भाई एग्ज़ाम भी करवाना है, ये मिनिस्ट्री है हमारे पास, कुछ नहीं, सीधा चुनाव में चलो। तो आपकी जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसको भी हो सकता है ठेस लगे, वो भी लेट। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव है मतलब 80 सीटों का मामला है लोकसभा में, तो इस पर ध्यान तो देना बनता है। तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मद्रास में, जिसको आज आप लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से यदि चलेंगे तो चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। ऐसे याद रखेंगे तो मासिन राम जो जगह है मेघालय में ही, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिन राम। सुरेश प्रभु से पहले भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु से पहले जब देखेंगे तो ये थे सदानंद गौड़ा। सुरेश प्रभु के बाद आपके हो गए थे ये पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल के बाद अभी रिसेंट में जो आपके रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव के पास ही वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, साथ साथ टेलीकॉम मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री भी है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय क्रिकेट दल का कप्तान नहीं रहा है? तो ये जो VVS लक्ष्मण हैं इन्होंने कभी कप्तानी नहीं की है, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, सौरव गांगुली कप्तान थे, ये भी BCCI के अध्यक्ष हैं, और सचिन तेंदुलकर भी कप्तान रहे हैं, लेकिन कभी भी VVS लक्ष्मण कप्तान नहीं रहे हैं इंडिया टीम के। बढ़ते हैं आगे। भारत में अश्वेत क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ से संबंधित थी? तो जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है दोस्तों, ये कच्चा पेट्रोलियम जो होता है जिसको आप लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, उससे संबंधित था क्या? ब्लैक रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। काजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो असम में काजीरंगा अभयारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए तो गिर के जो वन है गुजरात में वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक जो है दोस्तों, इसमें कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन आपको भारत में देखने के लिए मिलता है। यहाँ के कॉफ़ी को GI टैग भी दिया गया है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? ध्यान रखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? तो ये काम भी किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी हु प्रपोज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस तरह से आपके जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर करवा दिए, और अगले वीडियो में मैं आगे और भी जो पेपर्स हैं उनको भी लेकर के आऊँगा। और आप लोग बस निरंतरता बनाए रखिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए
आपको सारी वीडियोस इसी चैनल पे फ्री में बिल्कुल मिलने वाली हैं, किसी तरह कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी मर्जी, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।